Hi everyone, hope so you are doing well. I am here with lecture number third and it's about the drama, types, origin and its elements. First of all, what is drama? अब हम अगर बैक टू जाएं और हम देखें कि ड्रामा क्या चीज़ है तो सबसे पहले ड्रामा एक ऐसी चीज़ होती थी जिसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता था। वहाँ पे कुछ करेक्टर्स होते थे जो उसको परफॉर्म करते थे और लाइव ऑडियंस को वो परफॉर्मेंस जो है दिखाई जाती थी। अगर आप में से किसी ने भी स्टार्ट किया और पहले से ड्रामा कोई सर्च किया है तो आपने देखा होगा कि चाहे आप शेक्सपियर का हैमलेट उठा के देख लें तो वो भी हमें इसी सूरत में मिलता है कि वहाँ पे कुछ करेक्टर्स होते हैं जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। चाहे आप क्रिस्टोफर मार्लो का उठा के देख लें, ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, तो वो भी हमें ऐसे ही मिलता है कि वहाँ पे हमें कुछ करेक्टर मिलते हैं जो स्टेज पे परफॉर्म करके दिखा रहे होते हैं। तो जो वेरी बेसिक कंसेप्ट था ड्रामा की रिगार्डिंग वो यही था कि कोई ऐसी स्टोरी होती है जिसमें हम करेक्टर डाल देते हैं, उसके ऊपर कोई थीम होता ही है और उसको लेकर फिर वो हमारे करेक्टर्स उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन बाद में जैसे इवोल्यूशन हुई, बाद के कंसेप्ट में ये दिखाया गया कि ड्रामा को हम प्रिंट भी कर सकते हैं और बुक की फॉर्म में भी बन सकता है, लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं ड्रामा में? अगर कोई ड्रामा लिखना चाहता है तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो प्लॉट होता है। सिंपल अगर मैं प्लॉट के बारे में बताऊं तो वो हमारी क्या होती है, स्टोरी होती है, इवेंट्स होते हैं जिसके गिर्द वो हमारा पूरा जो ड्रामा है रिवॉल्व करता है। फिर सेटिंग आती है। सेटिंग का मतलब सिंपली होता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो सारे इवेंट्स जो हैं या फिर हमारा जो सारा वो काम है ड्रामे का वो वहाँ पे टेक प्लेस होगा। वो लंदन में कोई जगह हो सकती है, यूएस में कोई हो सकता है, कोई माउंटेन हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है। करेक्टर वो लोग होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, ड्रामा को परफॉर्म कर रहे होते हैं या जो अंदर होते हैं उसके लिखे हुए। डायलॉग जो होता है वो हमारा हम स्क्रिप्ट कह सकते हैं, वो कन्वर्जेशन होती है प्ले के अंदर जो दो करेक्टर की या डिफरेंट करेक्टर्स की आपस में होती है। अब मेन चीज होती है हमारी थीम, क्योंकि हमारा पूरा जो ड्रामा होता है एक्चुअली उसको रिवॉल्व करना होता है उस थीम के गिर्द ना। तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डिफरेंट आइडियाज होते हैं जो प्ले को क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, आपस में बाइंड करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीनरी। डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्रिएट करने के बाद, उनको आपस में रखने के बाद एक विजुअल जो है अपना इफेक्ट दे देते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है। डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद फर्ज करें कि अगर हमें ये दिखाया जा रहा है कि पीछे सारा बीच है तो हम क्या करेंगे, पीछे हम कोई पिक भी लगा सकते हैं कि पीछे बैक में हमारे पास वो वीडियो भी चल सकती है। तो हम क्या करते हैं, वो विजुअल सीनरी क्रिएट कर देते हैं अपने ड्रामा के लिए। ओरिजिन कहाँ से हुआ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा ड्रामा? सबसे पहले हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि ग्रीस जो लोग थे 1600 एंड 200 बीसी के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ड्रामा को इन्वेंट किया था। ये चीज़ जो थी कि हमें ड्रामा करना है वहाँ से। लेकिन स्टार्ट में होता था क्या था कि उन लोगों ने किस चीज़ के ऊपर ड्रामा बनाए थे, अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, रिलीजियस जो स्टोरीज होती थी वो उनके ऊपर बनाते थे। अच्छा, ग्रीस और ग्रीक एक ही बात है। उन्होंने जब ये बनाना स्टार्ट कर दिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ड्रामास में जो है रिलीजियस तो थे, लेकिन उनका क्या था, उनका मेन जो कंसर्न था, इंटरेस्ट था, वो ट्रेजिडीज के अंदर था। इनमें मैंने तीन हम मेंशन किए, उसमें सोफोक्लिस जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसकी एक राइटिंग पढ़ी हुई होगी, इडिपस टेक्स्ट को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक बीएस इंग्लिश में स्टार्ट के इंट्रोडक्शन में ये आती भी है। नेक्स्ट आपको पता है कि ग्रीस के बाद यानी ग्रीक के बाद जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन आई थी हमारे पास वो थी रोम की। और ये हमेशा होता है कि जो बाद में आने वाली सिविलाइजेशन होती है उसके ऊपर हमें इम्प्रिंट्स मिलते हैं वो जो उनसे पहले गुजर के गई होती हैं। और क्योंकि रोमन जो है वो कुछ इम्प्रेस थे ग्रीक से तो उन्होंने क्या किया था, ड्रामा को वो भी लेकर गए थे और उन्होंने क्या किया था, मजीद इसको स्प्रेड किया था, इसके ऊपर काम किया था। लेकिन स्टार्ट में इनका भी यही था, ठीक है। ये भी किस चीज़ के ऊपर बनाते थे, अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही बनाया करते थे और ये भी क्या करते थे, ट्रेजिडीज ही बनाते थे। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका नाम सेनेका है, वो भी क्या करते थे, ट्रेजिडियन ही थे। नेक्स्ट मिडीवल टाइम। मिडीवल टाइम कहते हैं रेनाइसांस के पीरियड से जो पहले पीरियड था जिसको हम एंग्लो सेक्सन और नॉर्मन कहते हैं, उनके बाद का जो पीरियड था उसको हम कह देते हैं मेडिवल टाइम, मिडल एजेस वाला। अच्छा, इस दौर में क्या हुआ था, सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो ये कि रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, ठीक है। और जो मेडिवल जो लर्निंग थी वो सारी लॉस्ट हुई थी। ये एक्चुअली उनका बेसिकली फॉल का टाइम पीरियड चल रहा था।
यहाँ पे होता क्या था कि सबसे ज़्यादा वो रिलीजियस पढ़ते थे, रिलीजियस हो गए थे बहुत ज़्यादा लोग, और उसके क्या थे थियोलॉजिकल थियोलॉजिकल मैटर, वो जो होते हैं स्टडी टू रिलीजियस होते हैं, स्टडी टू गॉड होते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा थे। अब ऑब्वियसली अगर उनका इंटरेस्ट ऐसा था तो उनकी अगर लिटरेचर की कोई फॉर्म थी तो हमें यहाँ पे भी उनका मिलेगा, चाहे वो नॉवल लिखेंगे, चाहे वो पोइट्री लिखेंगे, या फिर वो अगर ड्रामा बनाते हैं तो उनके इंटरेस्ट में हमें ये चीज़ नजर आएगी। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने ड्रामा मतलब परफॉर्म किए थे, ड्रामा की तरफ उनका इंटरेस्ट था और वो रिलीजियस रखते थे अपना माइंड, या फिर थियोलॉजिकल लिखते थे, तो वो अपने ड्रामा से भी वही शो करेंगे। तो जो तीन बेसिकली उनकी इम्पोर्टेंट थीम्स थी वो ये थी कि वो मिस्ट्री प्ले लिखेंगे, ठीक है, रिलीजियस प्ले लिखेंगे और मिरेकल प्लेस लिखेंगे जो बाइबल के होते हैं, ठीक है। ये सारे एक्चुअली वहीं से ही टू वन और सेकेंड फॉर्म ये सारे रिलीजियस ही बनते थे। इसमें वो क्या चाहते थे कि उनके दौर की जो यूथ है वो अच्छी चीज़ें लर्न करे और वो रिलीजियस की रिलीजियस हो जाए और रिलीजन के करीब हो जाए। सो दैट्स व्हाई वो अपने ड्रामा के थ्रू क्या करते थे, बार बार यही दिखाते थे, गुड जो मोरल्स होती हैं उनको दिखाते थे और जो बैड मोरल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करवाते थे और यही लेसन सिखाने की कोशिश करते थे लोगों को। अच्छा जी, इनके बाद हमारे पास आते हैं रेनेसांस पीरियड, ठीक है। कुछ लोग इसको रेनाइसेंस पढ़ते हैं, कुछ इसको रेनेसांस पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास मिडिल एजेस के बाद वाला टाइम है, फौरन ही बाद, और ये स्टार्ट हुआ था इटली के अंदर 14th सेंचुरी के अंदर और बाद में ये यूरोप के सारे पार्ट्स में चला गया था। अच्छा, बेसिकली आपको ये सबको ही पता होगी, बहुत कॉमन सी बात है कि इसका मतलब होता है रिवाइवल ऑफ नॉलेज। और एक बात और कहते हैं ना, अक्सर हमें कॉमन बात सुनी होती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दैट्स ट्रू। होता क्या है कि एक एज गुजरने के बाद जब दूसरी एज आती है तो मे बी वो किसी तरह से उससे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन आने वाली न्यू जो हिस्ट्री होती है वो पीछे वाली को जरूर रिपीट करती है। सिंपल अगर हम इसको समझना चाहें बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो देखिए, पहले होता था कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे क्विकली के कि कोई भी अपनी तरफ से सब्जेक्टिव नहीं लिख सकता है, जिसने भी लिखनी है वो ऑब्जेक्टिव लिखेगा। और जो पीछे हमारे पास लेजेंडरी रूल्स एंड रेगुलेशन है एरिस्टोटल के, प्लेटो के, या उनमें से जो उनकी राइटिंग थी, जरूरी नहीं कि पोइट्री हो, तो उन्हीं की हमने क्या करनी है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपने आगे फॉलो करनी है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। बाद में वर्ड्सवर्थ आने के बाद रोमांटिक एज में जब वो आया तो उसने कहा नहीं, बिकॉज ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स है, तो ये तो किसी भी पर्सन का हो सकता है। एंड पोएट्री मीन्स टू से कि कॉमन लोगों की लैंग्वेज होनी चाहिए और कॉमन लोगों के लिए होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पीछे वाले जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उनके ऊपर इम्पोज करें। उनके बाद फिर टी.एस. इलियट आए। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि सब्जेक्टिविटी हो, बल्कि क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी हो, और पीछे जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं वही वाले आगे चलने चाहिए। जब हम रिनाइसेंस पीरियड में आते हैं, क्योंकि पीछे वाली हमने पढ़ी थी थोड़ी सी मिडल एजेस के अंदर कि उनके थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट थे, बट यहाँ पे आने के बाद थोड़े से ये फिर बैक में चले गए थे, ठीक है। इन्होंने जो पहले वाली थी ग्रीक जो रिफॉर्म्स थी या उनकी जो बातें थी, इन्होंने उनको क्या करना शुरू कर दिया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी तो यहाँ पे सिर्फ ड्रामा जो है वो सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता था, बल्कि प्रिंटर के थ्रू उनको बुक्स की प्रोडक्शन हुई थी और उनको इजीली और एक्सेसिबल बना दिया था बाकी लोगों में। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ह्यूमनिज्म है। इवन जब हम पढ़ते हैं ना कि हमें करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो उसमें भी ह्यूमनिज्म हम क्या करते हैं, ज़रूर पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो लोग थे वो अब थोड़ा दीन से हटने लगे थे। उन्होंने क्या कर दिया था कि हमारे पास रेशनैलिटी होनी चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ को असेस करते हैं, उसको परखते हैं, उसको जज करते हैं, तो हमें किस चीज़ के ऊपर, अपनी अकल के ऊपर जज करना चाहिए, ना कि हमारे जो पीछे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं हम उनको ही मानें। तो इस बेस के ऊपर जो रिलीजियस थिंकिंग थी उसको थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया था, बैकवर्ड कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें ड्रामा का क्या रोल था, ये ड्रामा किस तरह से लिखा जाता था। सबसे पहले जो है ड्रामा वो इटली के अंदर परफॉर्म हुआ था, ये लिखा गया था। अब पार्ट्स बाकी फिर वहाँ से क्या होता है कि ये बाकी सारे जो पार्ट्स थे यूरोप के वहाँ पे वो चला गया और वहाँ पे अच्छा जो हमारे पास ये रेनेसांस पीरियड है ना, ये बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है क्योंकि इसमें हमारे पास स्पेंसर थे, शेक्सपियर थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे और दूसरे लाइल वगैरह, ग्रीनी, ये सारे लोग हमारे पास आ जाते थे। एंड यू नो ये लेजेंडरी लोग हैं। सो जब भी हम इनकी राइटिंग की बात करते हैं ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि लिटरेचर की उस टाइम में क्या अहमियत होगी, किस तरह से उसके ऊपर काम होता होगा।
और बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं। क्रिस्टोफर मार्लो के भी हैं और शेक्सपियर ने भी इतने सारे ड्रामास लिखे हैं। अच्छा जी, टाइप्स क्या होती हैं? हमारे पास कोई भी ड्रामा हो तो 3 टाइप का होता है, या तो वो ट्रेजेडी होगी, या फिर कॉमेडी होगी, या फिर ट्रेजेडी कॉमेडी होगी। अच्छा, हमारे पास क्या होता है जब ट्रेजेडी होती है ना कोई भी, तो उसमें जो आम कंसेप्ट ये था कि उसमें आखिर पे किसी की डेथ होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास सबसे, अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दे दूं तो आप हेमिल्टन में देखिए, वहाँ पे आखिर में सबकी डेथ हो जाती है। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आखिर में सिर्फ डेथ ही ना हो, कुछ और भी हो सकता है, उसकी एंडिंग अच्छी ना हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाए जो मतलब देखने वालों को या पढ़ने वालों को बिल्कुल शॉक में डाल दे, जो उसने चीज वो सोची नहीं हो, इस तरह का एंड निकला है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रेजेडी। कॉमेडी में क्या होता है, इसमें आखिर में किसी की डेथ नहीं होती, लेकिन कॉमन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग के हैप्पी एंडिंग जो होती है उसको हम क्या कॉमेडी कहते हैं। और ट्रेजिक कॉमेडी भी हो सकते हैं, लाइक कुछ ट्रेजिक भी हो जाए लेकिन हैप्पी एंडिंग हो जाए। बट डू अबाउट नथिंग जो है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अच्छा, इसकी कुछ टर्म्स होती हैं जो मोस्ट कॉमन है और अक्सर हमें सुनते भी हैं। प्ले राइट क्या चीज़ होती है? प्ले राइट जो होता है वो ड्रामाटिस्ट होता है, जिसने ड्रामा लिखा होता है। स्टेज डायरेक्शंस क्या होती हैं? वो जो हमारे पास स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, जो सेटिंग हमें जहाँ पे समझाई जाती है, बाकी सारी मूवमेंट्स ऑफ द एक्टर्स होते हैं जो हमें बता दी जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्टेज डायरेक्शन। अच्छा, मोनोलॉग मैं आपको बताऊँ, अक्सर जब आपने हेमलेट को पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पे उसकी 7 जो मोनोलॉग्स हमें बताई गई है। मोनोलॉग एक्चुअली क्या चीज़ होती है? जब कोई करेक्टर खुद से बात कर रहा होता है अपने जहन के अंदर। अभी कॉमन ड्रामा में भी ऐसा होता है, हमें नहीं पता होता कि करेक्टर वो क्या करने वाला है, लेकिन वो खुद से अपने जहन में बात कर रहा होता है और पीछे उसकी आवाज़ चला देते हैं, तो हमें वो पता चल जाता है कि वो खुद से ये बात कर रहा है। तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसका मोनोलॉग। एक ऐसी स्पीच होती है जो करेक्टर खुद अपनी ज़ात से कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटैगनिस्ट। पहले इसको हम कह देते हैं हीरो, जो ओल्ड हमारी टर्म थी ना, हम उसको हीरो बोलते थे, लेकिन अब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटैगनिस्ट, जो कि मेन कैरेक्टर होता है और पॉजिटिव कैरेक्टर होता है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का, मे बी नॉवल का या ड्रामा का या किसी भी चीज़ का। और उसके एंटी एक से होता है एंटैगोनिस्ट, जिसको हम पहली वाली टर्म में विलन कहते थे, लेकिन अब हम उसको क्या बोलते हैं? एंटैगोनिस्ट, जो कि मेन कैरेक्टर होता है बट इन अ इवल सेंस। ट्रेजिक हीरो क्या होता है? ये एरिस्टोटल ने एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी है जिसमें उसने ट्रेजेडी के बारे में बताया, ट्रेजिक फ्लॉ के बारे में बताया है। पोएटिक्स है आई थिंक उस बुक का नाम, और उन्होंने इस चीज़ को बड़ी डिटेल से बताया। ट्रेजिक हीरो या फिर ट्रेजिक फ्लॉ क्या चीज़ होती है? ट्रेजिक हीरो वो होता है जिसके साथ ड्रामा के अंदर, नॉवल के अंदर कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, और उसकी कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो वो उसकी फेट की वजह से हो जाता है, उसकी किस्मत में ही लिखा होता है, या फिर वो खुद कोई ऐसी गलती कर देता है जिसकी वजह से वो जो एंड नहीं होना चाहिए था उसके साथ, वो बुरा एंड उसके साथ हो जाता है। अब ट्रेजिक फ्लॉ क्या चीज़ होती है? वो खुद की उसकी गलती होती है उस हमारे प्रोटैगनिस्ट की, जो कि उसको क्या करती है? डूम्ड करती है, उसको जवाल की तरफ लेकर आती है। उसकी अपनी ज़ात का कोई डिसीजन हो सकता है, कोई गलत विल हो सकती है जिसकी वजह से उसको ये करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम एडिपस रेक्स के अंदर देखें तो ये उसकी फेट होती है, उसको पहले से ही बता दिया जाता है उसके माँ बाप को कि आपके यहाँ लड़का पैदा होगा और इस तरह से वो आगे चल के मतलब किंग का मर्डर कर देगा और बाद में आएगा वो अपनी मदर से शादी करेगा। तो फिर इस चीज फेट से भागने के लिए उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? एक शेफर्ड को दे देते हैं और कहते हैं कि आप एक माउंटेन पे ले जाओ इसको और वहाँ पे उसको मार दो। वो क्या करता है? उसको नहीं मारता। ये तो उसकी एक फेट होगी जो वहां से उसकी जान बचाकर उसको आगे दूसरे किंग क्वीन के पास लेकर जाती है। बट जब वो उस साइड पे आ रहा होता है और वहां से आगे वो किंग को देखता है जो एक्चुअली उसके फादर होते हैं, तो देयर वाज नो नीड टू किल, बट वो क्या करते हैं? गुस्से में आ जाता है, जज्बाती हो जाता है और वो मार देता है। तो ये उसका क्या होता है? ट्रेजिक फ्लॉ, यानी उसकी फेट प्लस ट्रेजिक फ्लॉ। ड्रामाटिस्ट पर्सोनी। अच्छा, जो लोग होते हैं ड्रामा के अंदर, जितने भी उनके करेक्टर्स होते हैं जो बताए जाते हैं हमें, उनको हम क्या कहते थे? ड्रामेटिक पर्सोनी। ब्लैंक वर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा पोइम्स लिखी गई हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा नॉवेल्स लिखे, सॉरी ड्रामा लिखे गए हैं पहले, ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। इवन क्रिस सॉरी जॉन मिल्टन ने भी अपनी जो बहुत फेमस पोइम है पैराडाइज लॉस्ट, उनको ब्लैंक वर्स में लिखा है। क्या चीज़ होती है कि बिल्कुल ही फ्री वर्स भी इसको कहते हैं। कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती इसमें, और बिल्कुल जो लिखने वाला राइटर होता है वो अपनी फ्री विल के तौर पे लिखता है, जैसे उसका दिल चाहता है वो बिल्कुल वैसे लिखता है, कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम वगैरह को फॉलो नहीं करता। कोरस क्या होता है? बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पहले थी। अगर
पूरा ड्रामा चल रहा होता है ना उसमें। अच्छा, दो तरह के होते हैं, एक तो सारे लोग एक साथ बात करेंगे, फिर ऐसा होता है कोई ड्रामा या मूवी चल रही होती है और पीछे एक बंदा होता है जो हमें वो बात पूरी स्टोरी बता रहा होता है। अगर आपने दंगल मूवी देखी तो उसमें ऐसा होता है, जो आमिर खान का भतीजा होता है वो क्या करते हैं, पीछे पूरी स्टोरी बता रहा होता है और बाकी सारे कैरेक्टर उस स्टोरी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। एलिजाबेथन ड्रामा में बल्कि ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट फेमस हुआ था कि वो जो जितनी भी सारी बातें होती थी वो पीछे वो क्या करते थे, स्टोरी टाइप को हमें बताते जाते थे। हैमलेट में अगर आप एंड पे आकर देखें तो वो क्या करता है, जब वो स्टेज पे परफॉर्म करवाते हैं सबके सामने एक ड्रामा, तो फिर क्या होता है कि वहां पे कोरस के साथ वो फिर क्या चल रही होती है, स्टोरी भी साथ में रिवॉल्व कर रही होती है। क्या फायदा होता है कि अगर हम पढ़ लेते हैं ड्रामा या हम देख लेते हैं तो इसका हमें क्या फायदा होता है, एंड पे मैं थोड़ा सा कंक्लूड करके आपको बताऊंगी। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को ये हमें डेवलप करता है। रीडिंग ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे, रीडिंग स्किल्स तो हमें आ रही है। राइटिंग जब हमने पढ़ लिया, रीडिंग इनपुट होती है और राइटिंग क्या होता है, उसका आउटपुट होता है। जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लिखने के काबिल हो जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, सिंपल सा अगर हमें कोई कंसेप्ट बताया जाए तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकली इवेलुएट कर रहे होते हैं चीज़ों को। इसका मतलब होता है कि सिर्फ हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं बताते, बल्कि हम उस राइटिंग के या उस करेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताते हैं। ठीक है, अब होता है कि अगर मैं देख लूँ हेमलेट के ही करेक्टर को उठा लो तो पूरे करेक्टर में हमें वो कंफ्यूज नजर आता है, टू बी एंड नॉट टू बी वाले कंसेप्ट के अंदर, कि वो करे या ना करे। बट इस ये उसका एक थोड़ा सा ट्रेजिक फ्लॉ होता है कि वो कंफ्यूज होता है। बट अगर हम दूसरी तरफ से उसको देखें तो वो खुद को पागल प्रूफ करता है, और इसके अलावा वो क्या करते हैं, पूरा एक प्लान करता है कि मैं अपने वो जो चचा हैं उनका रिएक्शन देखूंगा। वो पूरी प्लानिंग के साथ वो ड्रामा परफॉर्म करता है। तो ये क्या करते हैं, हमें एक तरफ वो कंफ्यूज है तो दूसरी तरफ वो क्या करता है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे काम करे, जिसमें वो बहुत अच्छा क्या करता है, एक अरेंजमेंट बना देता है उस सारी चीजों को एंड पर लेकर जाने में। तो इस तरह की हमारी होती है क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्या होता है, ये एक हमें अंडरस्टैंडिंग देता है स्टूडेंट एंड टेक्स्ट की। अच्छा, बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। ये हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी कि जो मीनिंग्स होते हैं ना वो टेक्स्ट के अंदर रिलाई नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, रीडर के जो होते हैं माइंड के अंदर रिलाई करते हैं। एक ही पीस ऑफ राइटिंग है या एक ही कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे माइंड में उसके डिफरेंट मीनिंग्स बनेंगे, आपके माइंड में उसके डिफरेंट मीनिंग्स बनेंगे। मीन्स डिपेंड्स अपॉन आवर ओन मेंटल कैपेबिलिटी, या फिर हमारी जितनी समझ बूझ है हम उसके अकॉर्डिंग उसको समझ सकेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक मेरा और जो मेरे सामने टेक्स्ट रखा हुआ है उसके अंदर एक रिलेशन पैदा कर देगा, जिसकी वजह से मैं उसे अपने तौर पर समझने की कोशिश करूंगी। ये हमें एक फाउंडेशन बना देता है राइटिंग एक्सरसाइज के लिए। जब भी हम ड्रामा पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी आती है। अच्छा, कोई भी हम पीस ऑफ लिटरेचर उठा के देख लें किसी भी एज का, तो हमें वो सिर्फ, मैं ये बहुत आई थिंक पहले लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा रिपीट कर चुकी हूँ ये बात, तो हम सिर्फ उस पीस ऑफ राइटिंग को नहीं समझ रहे होते, हम उस पूरी एज को समझ रहे होते हैं, उसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को, उनकी सोच को, उनके मोरल्स को, और ये सारी बातें हमें सिर्फ एक पीस ऑफ राइटिंग से पता चल जाती हैं। स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कॉन्फिडेंट में। और अच्छा, जब हम कोई ड्रामा देखेंगे ना, अगर आप हेमलेट उठा के देखेंगे उसकी पुरानी वीडियोस, तो आप क्या कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। जब आप देख रहे होते हो तो आप वो वोकैबुलरी क्या कर रहे होते हो, एब्जॉर्ब करते हो। वोकैबुलरी के साथ साथ आपके पास प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर डेवलप होती हैं। तो आप में मजीद कॉन्फिडेंट आते हैं, क्योंकि आपने सही सुना होता है तो ऑब्वियसली आप सही बोलेंगे। तो एक स्टूडेंट के अंदर फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। Drama allows students to enter a world of exploration, examination, questioning, creativity, questioning and reflection. अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं और उसका एंड आप पहले से अपने जहन में बना लेते हैं, ठीक है, कभी भी आप कोई नॉवल पढ़ेंगे, मूवी देखेंगे, तो आपके जहन में पहले से उसका एंड क्रिएट हो जाता है कि एंड पे इस तरह से होगा, और वो चलती रहती है। अगर मैं आपको बताऊं एक ह्यूमन साइकी के बारे में, अगर एंड बिल्कुल वैसा होता है जैसा आपने सोचा हुआ है, तो एक सेंस ऑफ क्या होता है, रिलीफ होता है। ठीक है, कि बिल्कुल वैसे हुआ जैसे मैंने सोचा था। और अगर वैसे नहीं होता, आप कोई मूवी देखते हैं तो आप अपने जहन में सोचते हैं कि इसके और पॉसिबल एंड भी हो सकते थे, जरूरी नहीं था कि हीरो मर जाए या फिर उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, या कोई और कैरेक्टर जो सपोर्टिंग एक्स्ट्रा साथ चल रहा था उसके साथ बुरा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, वेज निकालते हैं कि अगर इस तरह करने के बजाय हीरो इस तरह से कर लेता तो क्या होता, एंड थोड़ा इफेक्टिव हो जाता। तो हम क्या करते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहे होते हैं अपने अंदर ही, और हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं।